नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ वार पर, जिससे कि हमारा पूरा देश का अपना व्यापार जो पहले से ही डूबा हुआ है वो और भी ये उम्मीद की जा रही है, ये आशंका जताई जा रही है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ख़ास तौर पर जिन चीज़ों का हम निर्यात करते हैं और उसका झटका लगना शुरू हो चुका है। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप और उनकी नीतियों पर तो कुछ साफ साफ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कभी स्वदेशी की बात करते हैं, कभी वो चीन और रूस इन सब से जाकर के दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। वही चीन जो अभी हाल ही में पहलगाम के बाद ये पूरे देश में शोर था, सच था कि उसने पाकिस्तान की मदद की और किस तरह से हमारे खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा किया मजबूती, जिसके चलते मजबूती से वो हमारे साथ लड़ सका। इस पर दोनों चीज़ों को लेकर के ट्रंप का टैरिफ वार और चीन रशिया के साथ हमारी दोस्ती, इसका क्या कुछ असर पड़ना है हमारे बाजार पर, हमारे समाज पर, इस पर ही चर्चा करेंगे। और हमारे सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोफेसर दीपक मलिक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक टैरिफ का सवाल है, जो टैरिफ का मतलब होता है टैक्स जी, और जिसे कहते हैं हम तट कर, मतलब जब आपके यहाँ सामान आता है तो उस पर आप उस पर टैरिफ लगाते हैं, आप उस पर एक टैक्स लगाते हैं। अब अमेरिका ने तो टैरिफ वार छेड़ा है, बिल्कुल युद्ध छेड़ा। जी जी। और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की एक समझ है कि अभी तक अमेरिका को लोगों ने शोषण किया है, क्योंकि हमने कोई बहुत नीचे हम टैरिफ रखते रहे हैं, टैक्स रखते रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर के सामान हमारे यहाँ बहुत सस्ते चले आते थे और उसको अमेरिकन लोग खरीद लेते थे और हमारी पूरी अर्थतंत्र उस पर चलती थी। जैसे हमारी बात तो हम जो कुछ देते हैं वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ज्वेलरी है, और भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसको लेके हमारा व्यापार अमेरिका से बनता है। डायमंड वगैरह है, डायमंड, वही ज्वेलरी, डायमंड, ये सब है। तो ये लेकिन जैसे जापान से, कोरिया से है तो उनकी कारें जाती हैं, जर्मनी से उनकी कारें जाती थी, वोक्सवैगन वगैरह। बहुत जगह से और भी टेक्नोलॉजी के हिस्से, हमारे यहाँ से भी टेक्नोलॉजी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमारे यहाँ से जाता है और कार के पार्ट्स भी जाते हैं, ये भी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता था। तो ये सस्ता पड़ता था उनके लिए। तो उनका कहना ये है कि अमेरिका जो है इस वजह से वहाँ के लोकल उद्योग खत्म हो गए, और लोकल उद्योग जो खत्म हो गए तो अमेरिकन पूंजी से ही उन्होंने, जैसे चीन में उन्होंने बहुत बड़ा अपना इंडस्ट्रियल पूरा ढांचा डाल दिया। जी। ये जैसे आपका कंप्यूटर वगैरह है, लैपटॉप है, और क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह है, ये सब चीन में बनती है, लेकिन है अमेरिकन कंपनी की, एप्पल कंपनी की, इसकी उसकी, बहुत सारी कंपनी की। अब चीनी लोग खुद अपना भी बहुत ज़्यादा बनाने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने उस मार्केट को कैप्चर कर लिया है। तो लेकिन अभी भी
मैक्सिमम काम जो है, काफ़ी बड़ा काम जो है चीन से ही होता है, क्योंकि चीन में टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, सस्ता श्रम भी उपलब्ध है और सुविधाएं भी थी पिछले दिनों से। अभी बल्कि एक हम कल ही समाचार देख रहे थे कि जो आजकल एक नया टर्म चला है, व्यापार पूंजीपति, तो बहुत तरह के पुराने टर्म चलते ही रहे हैं। आजकल एक चला है टेक माने टेक्नोलॉजिकल जो कैपिटल है, जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है बहुत ज़्यादा, टेक इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये लोग ने ट्रम्प साहब से गुहार लगाई है कि चीनी बाजार हमको जाने दीजिए, चीन से आप परमिट कर दीजिए कि चीन के यहाँ जाए हमारा, और क्योंकि हमारे बहुत बड़ा मार्केट है वो, हमको उसका फ़ायदा होता है वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान में भी देखिए, हमारे चीन से जो सीमांत लगी हुई हैं वहाँ पर बहुत सारी झड़पें हुई हैं, गालवान से लेकर तमाम, और लोग मरे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 4,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया उन्होंने। हालांकि सरकार नहीं मानती है उसको, सरकार न माने, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे लोगों का और न्यूज़ मीडिया का और बाहर के एजेंसीज का भी, और जैसे बहुत सारे गाँव के नाम वो बदल दे रहे हैं, हमारे गांव हैं लेकिन उनके नाम बदल दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश का रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से आज भी जो लोग चीन में जाते हैं उनको चाइनीज़ वीज़ा डायरेक्टली नहीं देते हैं, बल्कि उस पर एक चिप लगाते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को वो अपना मानते हैं। उसको वो दक्षिण तिब्बत के नाम पे देखते हैं, साउथ तिब्बत। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तौर से कहा जाए तो हमारे रिश्ते बहुत कोई अच्छे नहीं, जिसका जिक्र आपने भी किया, लेकिन उसके बावजूद हमारा ट्रेड बहुत बढ़ा है चाइना से। उसका कारण ये है, और ट्रेड $100 बिलियन के ऊपर चला गया है ट्रेड बढ़ा, और उसका कारण ये है कि चाइनीज़ जो चीज़ें आ रही हैं वो सस्ती होती हैं, उनके यहाँ बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल रहा है, और उनको लेकर हम फिर उनको उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके उसमें कुछ असेंबलिंग करके उसको आगे बाहर के बाजार में बेच देते हैं। अब इन सब मेरा ये कहना था कि एक तरफ इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इतनी बड़ी हमारी सीमांत के जो तमाम कठिनाइयाँ हैं, और जो इसके विवाद जो चल रहा है सीमांत के विवाद के बारे में एक शब्द में बता दूँ कि सीमांत का विवाद इसलिए भी चलता है क्योंकि हमने मैकमोहन नाइन को अपना सीमांत माना, और जो लगभग 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दिनों में ये मैकमोहन नाइन बना था। मैकमोहन साहब एक कॉलोनियल अफसर थे, उनके नाम पे बना। अब सवाल है कि ठीक है, हमने उसको मान लिया। चीनी लोगों का कहना यह है कि हमारा इम्पीरियल डिज़ाइन है, हमारा इम्पीरियल मैप है, हमारे साम्राज्य का मैप है, उसमें ये मैकमोहन नाइन नहीं है। तो ये जो पूरा जो सीमा रेखा है, इसके ऊपर विवाद है, इसमें हो रहा नहीं, और इसका सेटलमेंट कहीं होना चाहिए, जो हो नहीं पाया आज तक। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम मैकमोहन लाइन को फाइनली मान लें, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपने इम्पीरियल लाइन को ही फाइनल मान लें। तो जो उसके बीच में बातचीत हो सकती है, उस बातचीत को कहीं न कहीं होना था, जो आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि वो ही जोर देते रहे हैं अपने इम्पीरियल लाइन पे, साम्राज्यों की लाइन पे। अब साम्राज्यों की लाइन पे आप देने थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि साम्राज्यों की लाइन में देते तो इंग्लैंड कर देगा कि भाई आज भी हिंदुस्तान हमारे बीच में हमारा हिस्सा है, हमारा एम्पायर है। तो ये तो नहीं इसको
वो किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक मैकमोहन लाइन का प्रश्न है, मैकमोहन लाइन एक हद तक इम्पीरियल लाइन की अपेक्षा ज़्यादा रैशनल है, रीजनेबल है, और एक सीमा रेखा जरूर खींची गई है, लेकिन उसमें भी बातचीत हो सकती है। हम नहीं कहते कि बातचीत नहीं हो सकती, जी, बातचीत हो सकती है। और वो बातचीत अटकी हुई है इसलिए कि हमारे और उनके मैप मिल नहीं रहे हैं, और उसमें लगातार जो दिखलाई पड़ता है कि कहीं न कहीं से उनकी एक दुर्लभ भी संधि है कि वो कुछ हमारे इलाकों को ले लेना चाहते हैं। तो मेरा कहना ये था कि जब तारीफ की बात उठ रही है तो एक तरफ हमारा चीन से इतना विवाद सीमांत और ये रेखाओं को लेकर, और दूसरी तरफ व्यापार का बढ़ना, ये चीन से वो है। दूसरी ओर अमेरिका जो अभी जो अमेरिका ने सवाल उठाया है, खासतौर से ट्रम्प साहब ने जो उठाया है कि उनके यहाँ हम लोग जो माल बेचते हैं, जो माल भेजते हैं, वो सस्ता होने की वजह से उनके यहाँ का लोकल उद्योग खत्म हो गया है। देखिए इस प्रश्न पे हमको सिर्फ एक बात करनी है, वैश्वीकरण की जो पूरी अर्थतंत्र है, वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ जो पूरा अर्थतंत्र है, उसके लेखक हम नहीं हैं। उसके लेखक अमेरिका ही है, सबसे ज़्यादा वहीं पर हुआ, और उन्होंने ही पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की पिछले 30 साल से एक प्रक्रिया चलाई है। 90s से जो शुरू हुआ था जी, और उसी के तहत बहुत सारी संस्थाएं बनी, जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह। तो वैश्वीकरण का उनका ये कहना था, अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का उस वक्त ये कहना था, और उनके शासकों का भी ये कहना था कि इससे एक जो फायदा होगा वो ये होगा कि पूरी दुनिया में एक समृद्धि आएगी, थोड़ा सा उसका बंटवारा होगा पैसे का, और एक जिसे कहते हैं विश्व में जो झगड़े हैं, जो सीमांत को लेके, इधर उधर के लेके, उनमें भी कुछ सेटलमेंट हो सकता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। तो वैश्वीकरण एक तौर से एकता लाने के लिए, झगड़ों को खत्म करने के लिए, और एक अमेरिका की समृद्धि के साथ साथ पूरी दुनिया की समृद्धि का भी एक भाग बनता था। इसलिए ये एक अर्थशास्त्र, एक नया अर्थशास्त्र किया गया था, जोड़ा गया था। अब उसी वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत अमेरिका में जितनी बड़ी कंपनियां थीं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं, उन्होंने कहीं चीन पर, तो कहीं यहाँ, कहीं वहाँ, तमाम जगहों में अपने कारखाने डाल दिए, सस्ते माल बना लेते थे। पूरा एक कंसेप्ट हमारे ख्याल से खास तौर से मैनेजमेंट साइंस और इकोनॉमिक्स में बन गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा माल आप ही बनाएं। जैसे 1930, 35, 40, 50, 60, 70 तक एक जब कार बनती थी तो कार के सारे पार्ट्स एक ही जगह बनते थे, एक ही मुल्क में बनते थे। आज की तारीख में जो कार बनती है, उस कार में पता लगा कि उसका जो बैटरी है वो कहीं से आ रहा है, उसका मशीन कहीं से आ रहा है, उसकी जो गद्दियाँ हैं वो कहीं से आ रही हैं। तो वो एक जिसे कहते हैं बिजनेस आउटसोर्सिंग हो गया है। जी, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। कार से लेकर के प्लेन तक में यही स्थिति, प्लेन तक हर चीज़। अब जैसे हमारे हवाई जहाज़ों में, हमारे जो हमारे एयरफोर्स के क्या कहते हैं, जो एयर मार्शल हैं, उनकी शिकायत थी कि साहब हमारा जो HAL है वो तेजस आज तक सप्लाई नहीं कर पा रहा है, अभी तक बना नहीं पाया ठीक से बना। उसकी वजह अगर खोजे तो खोलते हैं कि अमेरिका से वो उनका मशीन आने वाला था, वो इंजन आने वाला था, वो आई नहीं, वो नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? HAL का खाली दोष नहीं है उसमें। तो उसमें चूँकि ये पूरा जो बिजनेस मॉडल बना है, ये मॉडल भिन्न है। ये मॉडल एक तौर से इंटरनेशनल मॉडल है, और ये एक
एक जगह पर कंसंट्रेटेड या एक जगह पर संकेंद्रित नहीं है, बल्कि फैला फैला हुआ हुआ है। और ये इसलिए किया गया कि इसमें अर्थशास्त्रियों ने महसूस किया कि इसमें हमको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर हम ही सीट भी बनाएं, हम ही बैटरी भी बनाएं, सब बनाएं, तो एक कॉस्ट जो होगा एक मुल्क में वो उतना होगा। लेकिन अगर उसको दूसरों को दे दिया जाए, और उसमें एक बात और जोड़ देते हैं, एक बात देखिए, अमेरिका में और पूरे यूरोप में जो वेज रेट्स हैं वो बहुत हाई है कंपेयर टू अस। हम लोगों के तुलना में वेज रेट्स काफ़ी ज़्यादा है। उनकी तुलना में है कि नहीं, उनके लिए है कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हमारी तुलना में तो है। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ हम सस्ता माल बना रहे हैं, हमारी क्वालिटी वही होगी लेकिन हम सस्ता देंगे। तो अगर वो अपने पूरे प्रोडक्ट में उसी सस्ते चीज़ को रख लेंगे, उसको जोड़ देंगे, तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे चला जाएगा और वो मुनाफा ज़्यादा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि एक कॉन्सेप्ट चला, ये करीब करीब 60-70 के दशक में बहुत मजबूती से आया, पहले भी था, किसी को बात नहीं कि पहले नहीं था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करने के लिए एक ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दुनिया के बहुत विकसित हिस्से हैं वहीं पर किया जाए, और उसको आप ऐसे जगहों में आप बिजनेस आउटसोर्सिंग कर दे सकते हैं जहाँ पर वो सस्ते में भी बने और वहाँ से आ जाए और लग जाए। इस प्रक्रिया में हुआ क्या है, देखिए, ये पूंजीवाद का ही की क्राइसिस है एक तौर से। उनका एक जिसे कहते हैं इंटरनल क्राइसिस है। इंटरनल क्राइसिस मीन्स ये है कि कोई सिस्टम जो है उसको आप कहेंगे कि वो सिस्टम बिल्कुल से काम दे देगी, ऊपर दे देगी, ऐसा नहीं होता। उसके बहुत सारे संकट के बिंदु बनते हैं, कमियां होंगी, कुछ संकट के बिंदु होंगे। तो वो संकट का बिंदु ये है कि इससे मुनाफा तो ज़्यादा होगा, ये जो नई प्रक्रिया बनी है, लेकिन इससे जो मुल्क ये ज़्यादा से ज़्यादा करेगा वहाँ पर उद्योग खत्म हो जाएंगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहा जाता है, वहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पिछली बार आपने जनवरी में जो हम लोग की बातचीत हुई थी, जब ये जीते थे, तो उस समय भी आपने बताया था कि इनकी जीत ही इसी मुद्दे पर हुई है कि हमारा जो अपना प्रोडक्शन था, हमारी जो फैक्ट्रियां थी, वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, और हम एक बाज़ार के रूप में असेंबलिंग का काम हम भी कर रहे हैं। उसको वो चेंज करना था अपना। जी, तो जो जिस नारा को हम भी दे जी, लेकिन वही मैं कह रहा था कि वही स्थिति तो चाइना के चलते इंडिया में है। हर छोटी सी छोटी चीज़ आप उठा करके देखिए, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया की बात यहाँ भी शुरू हुई है, खासतौर पर अपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। हो नहीं रहा है। हाँ, वो केवल एक नारा है, पॉलिटिकल नारा है जी, लेकिन रूलिंग पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती, बिल्कुल। और पूंजीपति तो चाहता ही नहीं, क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा है, उसको फायदा होता है। तो और यही हाल अमेरिका में। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया अमेरिका में पिछले 30 साल में बहुत मजबूती से हुई। जैसे उनके यहाँ पहले सन 60 तक लगभग कार जो थी, मोटर कार वगैरह का इंडस्ट्री जो था, उसमें अमेरिका डोमिनेट करती थी वर्ल्ड में। उसके बाद जापान आ गई, उसके बाद कोरिया आ गया, उसके बाद जर्मनी बीच में आई थोड़ा बहुत, जर्मनी और वगैरह। डिट्रॉइट करके एक शहर था जहाँ पर कारें बनती थी, डिट्रॉइट पूरा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अब ट्रम्प साहब का ये कहना है, जो आपने उसका जिक्र किया, कि वो इसी नारे पे आए कि वो उद्योगों को फिर से लौटा के ले आएंगे। अब ये जो बात है,
ये तो पुरानी इकोनॉमिक्स की बात है। जी। हाँ, और ये बात जो है ये राष्ट्रवाद को अर्थतंत्र से जोड़ के बात है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ये बात नहीं है। नहीं है। हाँ, तो आज ये पूंजीवाद का संकट है, ये पूंजीवाद का संकट है। पूंजीवाद ने ही ये ट्रेड को सबसे ज़्यादा महत्व दिया कि बाकी जगहों से कर लिया जाए। एक तो ट्रेडिंग किया जाए जी। और दूसरा ये कि बाहर से बनवाया जाए जहाँ सस्ता मारा जाए अपनी क्राइसिस को वो करने के लिए। और क्राइसिस उनकी क्या थी? उनका क्राइसिस ये था कि नंबर 1, बहुत सारे लोगों के पास वो रॉ मटेरियल्स नहीं थे, और इन जनरल उनके यहाँ वेज रेट ज़्यादा थे, हाई, क्योंकि वेलफेयर स्टेट वगैरह बनाए थे, अच्छा किया था। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस था, बहुत सारी चीज़ें सस्ती थी, बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में थी, जैसे शिक्षा मुफ्त में था। अभी भी जर्मनी में शिक्षा लगभग मुफ्त है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। इसकी वजह से अब मुफ्त में का तो कोई मतलब नहीं होता, तो मुफ्त तो कंज्यूमर के लिए होता है ना, जो ले रहा है। लेकिन मुफ्त का मतलब जैसे कोई क्लासरूम चल रहा है तो उसमें अध्यापक की सैलरी है, क्लासरूम का बनना है और बिल्डिंग का बनना है, और उस पूरी नॉलेज को ग्रहण करने के लिए जितनी वो है, पता लगा कि वो अध्यापक जो है जो पढ़ा रहा है उसको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, रिसर्च करना पड़ेगा, उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, हाँ, उसको 4 बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा। ये सब कॉस्ट, बिल्कुल इसका सबका कॉस्ट पड़ेगा, तो वो तो राज्य को देना पड़ेगा, तब मुफ्त होगा ना। ठीक है, आप विद्यार्थी नहीं देगा, लेकिन राज्य को देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब कारणों के चलते जो है वो जो 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 उन्होंने कहा कि साहब, जैसे उदाहरण के लिए हम एक चीज़ लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ से करीब 2-2.5 लाख 3 लाख के करीब विद्यार्थी हर साल अमेरिका जाता है, और लगभग उतनी ही संख्या, इससे थोड़ी ज़्यादा संख्या चीन से जाती है अमेरिका में पढ़ने। क्या पढ़ते हैं? ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। सोशल साइंस में भी कुछ लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग थोड़ा सोशल साइंस वगैरह में भी जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ने भी जाते हैं, और भी चीज़ भी जाते हैं। चीनी तो बिल्कुल जाते हैं, चीनी लोग शुद्ध टेक्नोलॉजी और इस पर जाते हैं। अब ये जो उसमें हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी जाते हैं उसमें एक अच्छी खासी संख्या विद्यार्थी जो हैं वो वहाँ टिक जाते हैं, वहाँ रह जाते हैं। ये HIV वीज़ा, H1 वीज़ा जो कहा जाता है, बी वीज़ा, वो वीज़ा का 70% वीज़ा हिंदुस्तानी लोग इस्तेमाल करते हैं अमेरिका, जो वहाँ टिकने के लिए, काम करने के लिए है, और बाद में ग्रीन कार्ड उनको मिलता है। लेकिन उसमें भी कुछ ट्रम्प साहब वो तो सब करेंगे ही, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम कह रहे हैं क्या सिस्टम। हाँ, तो होता क्या था कि जैसे हमने अपने यहाँ BSc उस लड़के को करवाया या लड़की को, जो भी हो सकता है कि हमने इंजीनियरिंग की भी शिक्षा दी, तो हमारे यहाँ तो सस्ते में शिक्षा हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ से शिक्षा सस्ती है और गवर्नमेंट से सब्सिडाइज भी थे बहुत ज़्यादा। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मुझे जहाँ तक याद आता है कि 15-16 रुपये से ज़्यादा हम लोग को फीस नहीं हुआ करती थी। तो आपके बाद हम लोग 120 रुपये वाले थे, आप 120 में आए तो कोई ज़्यादा नहीं था। हाँ, तो लेकिन आज जरूर महंगा हो गया, आज महंगा हो गया, तो 15 रुपये में पढ़ ली। तो ये जो है, ये जो आज इंजीनियरिंग जो पढ़ के निकलेगा है जो, तो उसका खर्च तो अमेरिका नहीं दे रहा है। अमेरिका को खर्च से वो जैसे कहते हैं उतना जो पैसा है उसका बच गया। और अगर हमारे यहाँ उसको एक इंजीनियर बनाने में खर्च अगर समझ लीजिए कि 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया हुआ होगा एक विद्यार्थी को बनाने में, उदाहरण के लिए, हाँ हाँ, हम कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे पास नहीं है, मान लिया कि 5 से 7 लाख रुपया खर्च एक विद्यार्थी के लिए, तो अमेरिका में उसी विद्यार्थी को उतना पढ़ाने के लिए 50 लाख रुपये खर्चा होगा, 10 गुना ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि वहाँ अध्यापकों की तनख्वाह ज़्यादा है,
कि जो सामान का ज़्यादा है, दाम है, सब कुछ है, डॉलर का अपना वो है, वैल्यूएशन है, सब जोड़ डाल के ये आर्म्स रेंज वगैरह वगैरह। तो वो जो उनका पैसा तो बच गया, उनका 50 लाख रुपया बच गया, हमारा 7-8 लाख रुपया जो है चला गया। चला गया। और वो जाके वहाँ पर सेटल कर गए। जी। उसने 3 साल 4 साल और पढ़ाई की, उसके बाद वहाँ सेटल कर गया और उनके प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट भी करने लगा, बाकायदा का उत्पादन को बढ़ाने लगा। आज देखिए 700 एंटरप्रेन्योर्स हैं सिलिकॉन वैली में जो हिंदुस्तानी लोग हैं, 700, एक दो नहीं, 700। और ये सब लोग उसमें 90% इंजीनियर्स हैं, 90% ये सब लोग नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से गए। उसमें कोई सेठ का बच्चा नहीं गया है, वो ऐसे उस तरह नहीं गए हैं। जी जी जी। पढ़ने गए थे, इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ने गए थे, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ने गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उद्योग अपना शुरू कर दिया। कुछ दिन काम किया कंपनी में, उसके बाद अपना शुरू कर दिया। सिलिकॉन वैली आज बिल्कुल जैसे कहते हैं सिरमौर है अमेरिकन इकोनॉमी का एक सेंटर था, उसको 700 हिंदुस्तान। तो देखिए ये जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं तरह तरह से जो जिस संकट को दिखलाती हैं वो पूंजीवाद के संकट को दिखलाती हैं। जैसे कि अमेरिका को ये जो प्रक्रिया थी उसमें उनका पैसा बहुत बचा। जैसे हमारे यहाँ से हम एक जमाने में कहते भी थे ब्रेन ड्रेन, हाँ, कि हमारा जो कुछ प्रतिभा है, हमारी क्षमता है, उसको लेकर चले गए थे वहाँ, उनको उसका पैसा देना नहीं पड़ा बाद में, बल्कि उनको पैसा मिलने लगा उसके ब्रेन से। वो जितना स्किल या जितनी क्षमता उसने हासिल की थी उसको उस इकोनॉमी को बनाने में लगा दी उसने, और यही हो रहा, यही होता है। तो हमारे यहाँ भी एक प्रक्रिया थी और हम भी इसके बारे में चिंतित थे। जमाने में बहुत चर्चा होती थी ब्रेन ड्रेन की, कि ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जाए, और अमेरिका में यही चिंता बाद में आई। उन्होंने ब्रेन ड्रेन तो नहीं, उन्होंने देखा कि हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं सब बाहर चले गए और हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ट्रम्प इसी सवाल पर चुनाव जीते और ख़ास तौर से अमेरिका के कुछ भागों में लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हुई, छोटे छोटे शहरों में बेरोजगारी आ गई, क्योंकि वहाँ छोटे उद्योग कुछ बनते थे, ये वो सब चले गए। एक छोटा सा शहर न्यूयॉर्क के बगल का है, उसके जो उद्योग हैं बनारस में आ गए। तो स्वाभाविक है कि बनारस के आदमी को उससे पैसा मिलेगा, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और वो पैसा जो है, जो फायदा हुआ, जो मुनाफा बढ़ा कंपनी का, वहाँ पर हेडक्वार्टर तो अमेरिका है, वो पैसा तो शेयर होल्डर्स और पूंजीपति को मिला जी। वो ना वहाँ के मजदूर को मिल रहा है ना हमारे यहाँ मिल रहा है। बताओ उस तरीके से मैं यहाँ तो सस्ते में काम करा के लेके चले गए और वहाँ बेरोजगारी हो गई, अमेरिका में बेरोजगारी हो गई। तो लेकिन और किसको फायदा हुआ? फायदा हुआ पूंजीपति को, जो कंपनी चलाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यही बहुराष्ट्रीय कंपनी है। एक तौर से मैं कहूँगा कि ट्रम्प जिसे कहते हैं कि अर्थशास्त्र तो नहीं जानते हैं, इसको मैं कह सकता हूँ, दो राय है। लेकिन ट्रम्प को जैसे कहते हैं कि एक जिसे कहते हैं गट फीलिंग, एक जस्ट मतलब एक फीलिंग हुई कि भाई ये लोग बेरोजगार हैं, इनका वोट कैसे लिया जाए, उसके तहत इसने एक नीति बनाई गई। और ये किया। ट्रम्प की योजना है कि वो सारे उद्योगों को फिर से अमेरिका में लौटाएंगे। ये एक असंभव कल्पना है। अब देखिए पूंजीवाद का ये दूसरा संकट का दौर शुरू हो गया और इस पर काफ़ी लोग इस पर बातचीत भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं। जैसे डिट्रॉइट शहर ही है जहाँ पूरा कार बनती थी, वहाँ बिल्कुल खंडहर हो गया था। उस पर वो कह रहे हैं कि हम फिर से बनाएंगे, वहाँ फिर कार बनाएंगे, फिर हम स्टील बनाएंगे, फिर हम एल्युमिनियम बनाएंगे।
सब कुछ हम यहाँ करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई है, उसमें वो सोचते थे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे या कुछ इस तरह का होगा, आमदनी बढ़ेगी। आमदनी क्या बढ़ेगी? हाँ, आमदनी बढ़ेगी, पूंजीपति की आमदनी बढ़ जाएगी शायद, लेकिन उसके लिए भी एक कारखाने को फिर से स्टार्ट करने के लिए कम से कम 4-5 साल चाहिए। दूसरा ये कि अब टेक्नोलॉजी इस बीच में बदल रही है। कल तक डिट्रॉयट के कारखाने में एक मजदूर काम करता था, एक अमेरिकन लेबर काम करता था। आज के तारीख में उसकी जगह एक कंप्यूटर वाला, एक रोबोट जी, रोबोट आ गया, तो AI आ गया, AI आ गया, रोबोट आ गया, रोबोट कर रहा है। तो उसमें तो एम्प्लॉयमेंट की बात तो उसमें नहीं सुनेगी। तो ये पूरी बात का दूसरा संकट है कि जो ट्रंप ने रास्ता भी ग्रहण किया है, उससे भी वो अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट उनका नारा है, हाँ, अगेन मागा कहते हैं जी, हाँ, वो पूरा नहीं होने जा रहा है और वो बिल्कुल ध्वस्त होने जा रहा है। जी जी जी। अमेरिकन की जो इकोनॉमी है, उनकी जो ट्रम्प की सोच थी, हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि उधर अमेरिका, इधर चाइना, हम दोनों के बीच में पिस रहे हैं। हमारी इकोनॉमी को कौन सोचेगा? वो कैसे ग्रो करेगी? हमारा जो MSME खत्म हो गया है, वो कैसे ग्रो करेगा? ये जो अभी आपने पूंजीवाद की बात की और अभी जो आपने बताया कि ये सारा कुछ करने से अगर कुछ लाभ होता है तो पूंजीपतियों को होगा, तो स्थिति तो यहाँ भी है। जैसे आपके ऊपर पेनाल्टी इसलिए लगी कि आप रूस से तेल खरीद रहे थे और वो उस तेल को, सस्ता तेल लेने के बावजूद मास पब्लिक को तो कोई राहत मिली नहीं। यहाँ भी तो स्थिति वही थी, पूंजीपति ही उसका लाभ उठाए और आज भी उठा रहे हैं। तो लगभग पोजीशन सेम है, चाहे अमेरिका हो या इंडिया हो, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप देखें तो अमेरिका शीर्ष पर है और हम अभी उस रास्ते पर हैं, हम जा रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए? हम क्या करें? हम किस तरह से डेवलप करें? हमारे लिए तो हम जो सोल्यूशन देना चाहेंगे वो बड़ा कठिन सोल्यूशन है जी, लेकिन शायद उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। जी, हमने भी एक पूंजीवादी अर्थतंत्र बनाने की कोशिश की। हाँ, है? हाँ, तो जब तक आप पूंजीवाद के और हमारी भी जो पढ़ाई लिखाई है, जो हमारी जो समझ है मार्केट के बारे में, पूंजी के बारे में, लेबर के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में, वो वही है जो अमेरिका में है। हाँ, और ख़ास तौर से हम ग्लोबलाइजेशन वगैरह के दौर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जी, हमारे यहाँ कोई स्वतंत्र अर्थनीति की बात हुई ही नहीं। एक केवल शुरुआत के वर्षों में जवाहरलाल ने वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा दिया था, बताया था आबादी कांग्रेस में, हाँ, जिसका मैंने जिक्र भी किया जी, था। जी, जी, उसके बाद से कभी स्वतंत्र तरीके से चलने की बात कभी हुई ही नहीं। तो अगर ये सब शास्त्र में हम चलेंगे तो कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हमको भी सोचना पड़ेगा, कि इससे हम नहीं चल पा रहे हैं, तो हमको कोई वैकल्पिक रास्ता, गैर पूंजीवादी विकास का रास्ता खोजना पड़ेगा। और शायद हमको ज़्यादा खोजना पड़ेगा अमेरिका। वही चीज़ है सर। उनके यहाँ अगर देखा जाए, ठीक है, हमको व्यक्तिगत तौर पर मुझे उतना वो नहीं है, कंपेयर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लेकिन यहाँ अपने देश में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जो चीज़ें दूर से दिखाई देती हैं अमेरिका में, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो सबसे ज़्यादा जो आपने वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की बात की, तो वो वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की ज़रूरत इंडिया के लिए कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा। और दूसरे जो रोग हैं इस पूंजीवादी अर्थतंत्र से, जो हैजा और कोलेरा टाइप के रोग पैदा होते हैं अर्थतंत्र के, जी, जैसे हमारे यहाँ हम लोग देख रहे हैं और अमेरिका में भी यही हो रहा है। एक वर्ग है जिसके पास बहुत पैसा आ रहा है, हाँ, बहुत प्रॉफिट है, यही अमेरिका में भी हुआ है। और हमको उसके ऊपर मूवमेंट भी हुए एक जमाने में, बहुत सफल नहीं हुए, रोमांटिक मूवमेंट थे, 1% वर्सेस 99 करके,
हमारे यहाँ उस तरह से मूवमेंट अभी नहीं हो पाया। उसकी कोशिश हाँ। राहुल गांधी का जो हाँ, थोड़ा वो हो है रहा है। वो थोड़ा बहुत वही है। थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बीच में हम पूरे तौर से जो पूंजीवादी अर्थशास्त्र है उसको रिजेक्ट नहीं किए हैं, और अभी भी मॉडल हमारा अमेरिकन मॉडल है। हाँ, तो और जो ग्लोबल नारे दिए गए थे ग्लोबलाइजेशन के और तमाम चीज़ों के, उसी के आधार पर हम आगे चल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इन सब नारों पे अगर हम चलेंगे तो हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे क्या बढ़ पाएंगे वो तो छोड़ दीजिए, हम ध्वस्त हो जाएंगे, हम पिट जाएंगे। हाँ, हैं? अब ठीक है, आपका कुछ तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, वो तो इतना उतना हो सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, उसका एक लिमिट पहुँच गया है। अब जो टैरिफ ट्रम्प साहब ने लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं कि बाहर का माल सस्ता आता था, इसलिए लोग खरीद लेते थे, और हम अब अपना माल बनाएंगे तो अगर इनका माल महंगा कर देंगे तो हमारे माल यहाँ पर बिकेंगे भी। हाँ? इस दिशा में हमको भी तो सोचना होगा सर। वो अपनी पब्लिक, अपनी इकोनॉमी के बारे में इतना ज़्यादा वो है कि वो दुनिया भर को हंटर लेकर के दौड़ाए पड़े। हाँ बिल्कुल। आपने कपास, वहाँ से जो कपास आएगा उसका आपने रेट ज़ीरो कर दिया। हमारे कपास के किसान कहाँ जाएंगे जब वो वहाँ से जो कपास आएगा, वो कपास मशीनी कपास आपके पास आएगा। हम जो मैन्युअली उसको इकट्ठा करते हैं, वो भी बहुत कठिन काम है कपास को निकालना, उसकी खेती करना। महाराष्ट्र में करते हैं जी, तो वो हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, हमारा सिर्फ खत्म ही नहीं हुआ। देखिए वहाँ कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है अमेरिका में हाईली सब्सिडाइज्ड है, सरकार उनको मदद करती है, तो उनका थोड़ा सा वो दाम ठीक हो जाता है सरकार की मदद करता है। पूरे यूरोप में सब्सिडाइज्ड है जी। कृषि। तो आप तो एक अनइक्वल जैसे कहते हैं कंपटीशन में हम हमारे किसान को देखते हैं जी। तो ये जब तक हम इस बात पे, ये बात अब केवल इस बात तक सीमित नहीं रह गई कि हमारे विकास का रेट कम है और हमारे यहाँ पूंजी कम है और हमारे यहाँ ये है वो है वगैरह वगैरह जो अभी तक कहा जाता रहा है सब कुछ। सवाल ये है कि पूंजीवाद के माध्यम से हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, और पूंजीवाद का फेलियर शुरू हो गया है जहाँ से पूंजीवाद ने जन्म लिया अमेरिका से, उसका फेलियर शुरू हो गया और ऐसे संकट में फंसा है, इस संकट को सुलझा नहीं पा रहा, बुरी तरह से सुलझा नहीं पा रहा। आज उन्होंने टैरिफ पूरी दुनिया में लगा दिया। हाँ, हैं? और साधारण टैरिफ नहीं लगाया, 50% हम लोगों पर लगा दिया है। कहते हैं 25% लगाया और 25% हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी। पेनाल्टी लगाया। तो पुतिन साहब ने कल बयान में दिया है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये कॉलोनियल भाषा है। आप दुनिया के मालिक हैं कि आप किसी को पनिश करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बस स्वतंत्र देश है, अपने अपने तरीके से लोगों ने फैसला किया है और उस फैसले का के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप कहें भाई हम पनिशमेंट करेंगे, आपको पनिश करेंगे। लेकिन वो सवाल एक ये भी उठ रहा है कि आप हमको क्यों पनिश करेंगे? हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम किससे क्या व्यापार करेंगे ये तीसरा देश क्यों तय करेगा? ये एग्जैक्टली हम भी कह रहे हैं, पुतिन ने भी यही कहा जी। तो इस पर कोई देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये हुई है ट्रम्प साहब को, ट्रम्प खुद एक व्यापारी है, लेकिन उनका व्यापार बहुत कोई कमज़ोर व्यापार है, हम उसको बहुत मजबूत नहीं मानते। वो कसिनो चलाते हैं, माने जुआ घर, और ट्रम्प टावर्स बनाते हैं, रियल एस्टेट वाले हैं। मैंने हमारे यहाँ जो मकान की जो ठेकेदारी करते हैं दूसरों की ठेकेदारी है, ये है। अब ये है कि बड़े पैमाने पे है, हमारे छोटे पैमाने पे है, तो ये सब कर रहे हैं। उनके यहाँ तक कि जो उनका इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन इसके बियॉन्ड नहीं गया है। वो एक हम मजाक में कहा करते थे कि ट्रम्प जो है वो बालू गिट्टी का ठेकेदार है, जैसे होता है बालू
गिट्टी के ठेकेदार से ज़्यादा कोई उसका दिमाग नहीं है और उसके उसके अधीन नहीं बन पाया। और इस बात की वहाँ पर बाकायदे लोगों ने वहाँ पर इसकी तस्दीक भी की है। एक उनके एक एडवाइज़र रहे हैं, बहुत क्लोज रहे हैं पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में, इस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प को इसकी चिंता नहीं है कि क्या होगा व्यापार में, क्या होगा इकोनॉमी में, जब वो हम उसके साथ कैनेडी सेंटर वहाँ पर है वाशिंगटन में, हर प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, लेकिन कैनेडी का सेंटर बड़ा सेंटर है, तो शहीद भी हो गए थे और काफ़ी लोगों ने उसमें पैसा वैसा किया। एक अच्छा खासा सेंटर है संस्कृति का, आबादी की। कहा कि कैनेडी सेंटर में जाके वो खाली कारपेट देखते रहे, ये कारपेट कितना महंगा है, क्या है, इसका क्या दाम हो सकता है। तो देखिए ये एक जो मेरा कहना है कि बालू गिट्टी के ठेकेदार का वो है, दृष्टि है, उसकी दुनिया है, उसका माइंड सेट है, तो उस माइंड सेट से बहुत ज़्यादा, और एक दुकानदार के माइंड सेट से वो नहीं करता है। जो अमेरिकन कैपिटलिज्म की क्राइसिस है, वो अमेरिकन कैपिटलिज्म की क्राइसिस जो है वो अमेरिकन कैपिटलिज्म ने सॉल्व करने की कोशिश की है। पूरी दुनिया में अपने उत्पादन को अपने छितरा के रखने की, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करके वो करके। अब इसमें स्वाभाविक है कि उनके यहाँ बेरोजगारी होगी, उनके यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उसके फलस्वरूप तो वो आया है। अब उसको ट्रम्प अगर कालीन कैसा है, है उसको देख के अगर वो तय करेंगे तो उसके बारे में कोई रास्ता नहीं तय कर सकते। तो वो भी फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे कोई बहुत। सर अगर हम ये कहें कि अपने लिए एक लाइन पंच लाइन क्या हो सकती है कि हम किस तरह से अपने आप को सरवाइव करें, ग्रो करें? देखिए हमारा दो लेवल पे बात है, हमारी बात। नंबर 1, हमको पूंजीवाद का एक ज़माना था, करीब 200, 250, 300 साल का ज़माना, और उसके अंदर साम्राज्यवाद जुड़ा हुआ है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है बिल्कुल सस्ता माल इकट्ठा कर लेना या जबरदस्ती ले लेना, तो कोई मूल्य न देना, और टैक्स वगैरह वसूल करना गरीब किसान से वगैरह वगैरह। एक दूसरा मुल्क करता है वो लूट है, लूट है। तो उस लूट और पूंजीवाद, ये दोनों जुड़ के ये सिस्टम बना है पूरा। अगर हम उस सिस्टम को नकल करना चाहेंगे, उसको कॉपी काइट करना चाहेंगे, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। इस बात को मनमोहन सिंह भी नहीं समझ पाए, और इस बात को हमारे मोदी साहब तो बिल्कुल उसके मुरीद हैं। आज का जो शासन है, आज का जो वो है, वो इसी बात को सत्य मानता है। तो क्योंकि इसका विकल्प जो है वो किसी न किसी तरीके का एक जन आधारित उत्पादन व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था, जन आधारित, जिसको एक ज़माने में जवाहरलाल ने कोशिश की थी। लेकिन दुर्भाग्य था कि जवाहरलाल की पार्टी में ही, कांग्रेस पार्टी में ही बहुत कम लोग उसको समझ पाए, और उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फिर भी उसका जो फर्स्ट स्टेज था उसको जवाहरलाल ने इम्प्लीमेंट किया, प्लानिंग के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से। और देश में जो है एक सुई तक नहीं बनती थी, वहाँ स्टील के कारखाने लगवाए, ये किया, हवाई जहाज भी बनता है, बाकी चीज़ें भी बनती हैं, और एक आत्मनिर्भर मुल्क बनाया है। और उसी के साथ साथ 66 के बाद से जो कृषि क्रांति हुई, जिसको हम हरित क्रांति, तो हरित क्रांति वगैरह हुई, उससे हम भी, इसके पहले हमारे खाने पीने का भी बड़ा टोटा लगा रहता था। वो इकोनॉमिस्टों का कहना है और जो ऑब्जर्वर्स का कहना है कि शिप टू माउथ एक ज़माना था। पीएल 480 के अंतर्गत अमेरिका से गेहूँ आता था, जो जहाज़ से आता था, उसके बाद हमको मिलता था।
तो वो स्थिति खत्म हो गई। आज हम आत्मनिर्भर हैं और वो भी औद्योगिक क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हैं। आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत हिंदुस्तान की हैसियत बनी है वो उसी 55 के सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के फर्स्ट स्टेज की वजह से, उसका पहले स्टेज में जो बात आगे बढ़नी चाहिए थी उसकी वजह से आज उसमें बात आगे बढ़ पाई है, उसके आगे नहीं। अब हमारा पंच लाइन क्या हो जो आप पूछ रहे हैं, तो मैं पंच लाइन तो यही है कि हमको कैपिटलिज्म का ये जो रास्ता लिया गया है इस रास्ते से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसको हमको कहीं स्वीकार करना चाहिए। दिक्कत ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इकोनॉमिक्स जो है, जो आज प्रतिष्ठित है, वो लगभग अमेरिकन, यूरोपियन और पिछले पूंजीवाद की अर्थतंत्र का ही एक उसे कहते हैं कॉपी है, उसी का एक कॉपी। मैंने लबोलबाब हम कह सकते हैं कि देश का एक सम्यक विकास के लिए, अर्थतंत्र के विकास के लिए हमको फिर से नेहरू काल की तरफ वापस लौटना होगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और जहाँ तक दूसरा मामला है एक फौरी तौर पे कि बाजार के तौर पे अगर हम देखें बाजार का कहाँ से करें, तो हमको बाजार नहीं खोलना चाहिए, तो अच्छी बात है। हो गया, अमेरिका नहीं खरीदेगा, ठीक है, क्यों नहीं। हम एक ज़माने में हमने जो नारा दिया था, जिसको मनमोहन सिंह जिसके सेक्रेटरी भी थे, साउथ कमीशन बना था, जूलियस नेरेरे तंजानिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो उसके अध्यक्ष थे। ये था कि दक्षिण के देशों के आपस में व्यापार। आज दक्षिण के देशों में बहुत सारे देश, हम नहीं कहते कि पूरी तौर से समृद्ध हो गए हैं, लेकिन कम से कम आपस में लेन देन के लायक हो गए हैं। हाँ हैं, तो आज हो रहा है। जैसे हम चाहें तो आज यही सबसे बड़ा जो ट्रम्प साहब के लिए, जिसके ट्रम्प साहब का जो हम लोगों के ऊपर गुस्सा है, हमारे जो खिलाफ हो गए हैं बिल्कुल से वो, इसके बावजूद कि मोदी जी का तो बड़ा माई फ्रेंड वगैरह मामला था। हाउ डू मोदी जब वहाँ फंक्शन हो गया था, जाने क्या क्या हो गया था। अब की बार ट्रम्प सरकार, वो तो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से किसी से मिलते हैं तो एकदम से गले लगा लेते हैं, पता नहीं उसका क्या मतलब होता है। इतना कम से कम मोदी को वो किसी न किसी को बताना चाहिए कि सबके यहाँ उस तरह से न कीजिए। इस बार मैंने देखा थोड़ा जो टेलीविजन में, अरे जो ये क्या कहते हैं यूट्यूब जो आता है, कि वो शीपिंग से उस तरह नहीं मिल पाए और शीपिंग ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो आगे चला गया और ये बीच जैसे चलते रहते हैं। तो हाँ, पुतिन से खूब ऐसे का जो आदत है लोग, लेकिन उनको बताना कि वेस्ट में, क्योंकि मैं यूरोप में जाता आता रहता हूँ, अमेरिका में वगैरह सब, वेस्ट में कुछ लोग तो इसको ठीक मानेंगे, लेकिन कुछ लोग इसको बड़ा गंदा मानते हैं। ये होमोसेक्सुअलिटी के अंदर आ जाता है। तो ये मनमोहन सिंह को, अरे क्या कहते हैं अपने मोदी जी, हाँ मोदी जी को, नरेंद्र। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी लाइन वही रही है कि जो वर्तमान व्यवस्था है अर्थतंत्र की, उससे हमको हटना होगा और फिर से नेहरू युगीन जो व्यवस्था थी उस तरफ हमको लौटना पड़ेगा। जो ढांचा बना था उसी ढांचे को थोड़ा डेवलप कर सकते हैं। उसको किस तरह से डेवलप करके हम अपने लिए अपने बाजार को, अपने श्रम को, अपनी पूंजी को किस तरह से और डेवलप कर सकते हैं, निखार सकते हैं, वही एक रास्ता है हमारे पास। वो सब जो हुआ क्या है कि दुर्भाग्य से इस पिछले 20-25-30 साल में नेहरूवियन एरा की जो अचीवमेंट्स थी, सारी चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया। हाँ, जैसे उद्योग में, पब्लिक सेक्टर में बड़े उद्योग बने। मैं मानता हूँ कि उसमें इनएफिशिएंसी भी आई। इनएफिशिएंसी का दवा ये था कि अच्छा मैनेजमेंट करते आप, तो वो न करके उन्होंने उसको बेच दिया, पूंजीपति हो गया, दे दिया। हाँ,
श्रम के बारे में कहा जाए तो श्रम के बारे में नेहरूवियन एरा में एक कानून बना था, जो कानून बड़ा महत्वपूर्ण कानून बना था, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट वगैरह वगैरह। उसकी जगह लेबर कोड आज बन गए हैं। तो अब ये हो गया है कि साहब किसी की नौकरी सुरक्षित नहीं है। आप किसी को भी कह सकते हैं। ये अमेरिकन प्रोसेस हम लोगों ने उधार लिया है। अमेरिका में इसको कहा जाता है फायरिंग। हम आपसे खुश नहीं हैं, आपका काम नहीं हुआ, आई हैव फायर्ड यू। हमारे यहाँ जो हमने सिस्टम बनाया था, जो नेहरूवियन एरा सिस्टम था कि भाई पूंजीपति तो वैसे ही यहाँ बहुत लोगों को शोषण करता था। तो ये था कि उसको कुछ छोटा मोटा उसको सुविधाएं दी गई थी कि भाई उसके रहने के लिए जगह होगी, उसके लिए कोई तनख्वाह वगैरह बढ़ने की गुंजाइश होगी, मिनिमम वेज फेयर वेज वगैरह का एक कंसेप्ट बनाया गया था। और कुछ फैक्ट्री एक्ट बनाया गया था, जैसे बिजली है। आप कह दीजिए कि साहब आप पूंजीपति हैं, आप सबसे सस्ता माल बनाना चाहते हैं, भाई बिजली ये दो क्यों जल रहा है यार, एक ही छोटा वाला बनाओ और 0 पावर कर रहे हैं, उस दिन बनाओ ना, तुम्हारा आग नहीं है, हैं? तो चश्मा है तो तुम जाओ, तुम नौकरी नहीं है, तुम इसी भी करो, अंधेरे में करो। ये सब के बारे में बात हमारे यहाँ वो नेहरूवियन एरा का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो होता क्या है कि आप लेबर प्रोसेस को समृद्ध करते हैं, उसके मिनिमम डिमांड्स को कम से कम आप पूर्ति करते हैं। और दूसरी तरफ ये कि पब्लिक सेक्टर में भी जो बातें हुई थी, उसमें भी ये था कि पब्लिक सेक्टर तो उस वक्त बन रहा था जवाहरलाल के वक्त में, पब्लिक सेक्टर की जो कमजोरियाँ हैं वो नहीं उभर के आई थी। इत्तेफाक से अगर हम कहें तो पब्लिक सेक्टर आज भी उतना कमजोर नहीं जितना पूंजीपति उसको बदनाम करते हैं अखबारों में। अभी भी जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उसमें बहुत सारी कंपनियां, ऑयल कंपनीज को छोड़ दे क्योंकि उनका मोनोपोली है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां आज भी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उससे ज़्यादा मुनाफा हैं अभी। तो आप जो पूरे के पूरे जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें, उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी तरफ ध्यान दें, और ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स और आम जनता की भलाई, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लें। तो अगर इन सब चीज़ों का फिर से समावेश किया जाए ठीक ठाक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, तो हम समझते हैं हम कुछ आगे बढ़ेंगे। और अगर हम अंधे होकर जो अमेरिका में पिछले 30 साल का पूरा अर्थतंत्र चला है, अर्थशास्त्र चला था, अगर उसी का हम पालन करेंगे तो वो अमेरिकन पूंजीपति के लिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए अच्छा था, और उन्होंने खूब पैसा कमाया था। लेकिन वही आज उनका संकट हो गया है, आज उसी में उपज में हो जाए। तो अगर आप उसी अर्थशास्त्र को अपना आराध्य देव मानते हैं तो फिर तो आप फंस जाएंगे, आप भी फंसे, और आप फंसे भी, क्योंकि आपके यहाँ बीच में बहुत लोगों ने खूब पैसा कमाया है इस तरह से, हैं? तो ये हुआ है जो पर्टिकुलरली ये कि भाई सस्ता सामान मंगवाइए और उसको थोड़ा सा दाएँ बाएँ करके उसको बेचिए, और मजदूरों के लिए कोई चिंता मत कीजिए, जो कर रहा है उसको भगा दीजिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ा उदाहरण था कोविड, जिसमें लाखों मजदूरों बेचारों को बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया, पैदल चलते रहे, और मैंने न ट्रेन था न बस थी, कुछ नहीं था, मर गए लोग उसी में, गांव में जगह नहीं मिली उनको, कहीं कुछ नहीं मिला। तो वो एक बड़ा टिपिकल वो है जिसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई, इस बात नहीं चर्चा हुई, और आज भी हिंदुस्तानी अर्थशास्त्र का वो हिस्सा नहीं बना, जबकि मैं समझता हूँ उसको हिंदुस्तानी अर्थशास्त्र का क्राइसिस पीरियड के इकनॉमिक्स का एक हिस्सा बनना चाहिए था, कि उसमें हम और क्या कर सकते थे जी, हैं? तो उसकी जगह पर खाली ये निकला कि एक सज्जन है, कोई मुंबई और पुणे में हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा वैक्सीन बना दिया, और हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी की और वगैरह वगैरह, और सब जगह पर वैक्सीन हमने भेज दिया और ये किया, और बाद में पता लगा कि वो वैक्सीन भी बकवास जी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और वही बात को मैं कह रहा हूँ कि नेहरूवियन एरा में जिसे कहते हैं एक दृष्टि बनी थी, एक ढांचा बना था, एक समझ बनी थी, और वो नॉन कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ प्रोग्रेस का ढांचा था। हमको उसको फिर से लौटाना चाहिए, जो बीच में हमने पूंजीवाद की तरफ अपना रुख बना दिया था और वैश्विक उसके साथ जुड़ने के लिए अपने वो कर दिया था। और जो हमारे पुराने, हम पुराने नहीं कह रहे हैं, जो हमारे सही नारे थे,
जो हमारे सही इकोनॉमिक्स थी, जैसे साउथ साउथ कोऑपरेशन वगैरह वगैरह, उसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। उसको वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दिया था उठा के। उन चीज़ों को हमको करना चाहिए, क्योंकि आखिर तक वहीं पर आ गए हैं। जी। अभी जो बात चल रही है कि ठीक है साहब, डॉलर में मत कीजिए, आप अपना रुपया से ही दीजिए, रुपये से दीजिए, रुपये से खरीदिए, और वो आपका खरीदेंगे तो वो आपको डूबल दे जाएंगे या ये दे जाएंगे, तो कुछ भी होगा। तो इससे ये जो बीच की एक करेंसी बन गई थी, बहुत पावरफुल हो गई थी, और उसके आधार पर ही हमारी करेंसी का भी माप जो होता था वो खत्म हो जाएगा, और हम एक आत्मनिर्भरता की तरफ थोड़ा बढ़ सकते हैं। तो दूसरी एक चीज़ करके मैं इस बात को खत्म करूँगा। हमारे करंट प्रशासन ने अभी मोदी जी का जो सरकार है, वो आत्मनिर्भरता वगैरह की बहुत बात की है, लेकिन इसके बावजूद आत्मनिर्भरता क्यों नहीं दिखलाई पड़ती, क्यों नहीं हो पाया? उन्होंने मेक इन इंडिया का भी नारा दिया था, बहुत कुछ नारा दिया था, क्यों नहीं हो पाया मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया बिल्कुल से जैसे कहते हैं एक फर्जी नारा होकर रह गया है। जी। चीज़ों को ले आना, उसी को असेंबल करके अपना रख लेना, यही हुआ। तो जैसे हम अगर एक एकदम रिसेंट उदाहरण के तौर पर लें तो हमारे बगल चीन है। चीन में 48 में चीन में क्रांति हुई थी, हमारे यहाँ 47 में आपको आज़ादी मिली। 50 करीब एक चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ था हिंदुस्तान, तो वो पेपर मिल देखने गए थे। तो उन्होंने पेपर मिल देखा और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत एडवांस है, हम लोग को इसको करने में बहुत समय लगेगा बड़ा। लेकिन आज की तारीख में जो है बिल्कुल उल्टा हो गया है। हम राफेल खरीदने जाते हैं, जिसको बहुत लोग कह रहे हैं कि वो बकवास है, और वो उनके हवाई जहाज हैं जिसको पाकिस्तान लेके हमको पीट दे रहा है। तो ये जो पूरा सिनारियो बना है, डेवलपमेंट का सिनारियो बना है, ये डेवलपमेंट के सिनारियो के ऊपर हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम नकल करके, जो पश्चिम के नकल करके हमने जो एक कोशिश की है पूरा अर्थतंत्र को ढालने का, उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। और नेहरूवियन ढांचा उसके लिए हमारे यहाँ एक है। जी जी जी। एक दृष्टि है, उस दृष्टिकोण को बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार में काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई, हम लोग 1 घंटे बात कर दिए हम लोग। जी जी। तो लेकिन चीज़ें कुछ निकल करके आई हैं, और निश्चित तौर पर अगर हमारी बात, आपकी बात केंद्र तक पहुंचती है तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर कुछ सोचना चाहिए लोग, सरकार को भी, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी इस पर अपनी डिबेट्स बढ़ाने चाहिए। नमस्कार।